ऊपर और नीचे जा रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम नींद से उठे और कहा कि यही इलाका अल्लाह का असल घर है और इसी इलाके से खुदा की तरफ पहुंचा जा अस्सलाम वालेकुम सकता है। दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोग का। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहसिन जमाल और आप लोग देख रहे हैं मोहसिन जमाल रिएक्शंस। गाइस, आजकल जो कि सिचुएशन है फ़लस्तीन और इसराइल को लेके, इसके हवाले से मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये इसराइल फ़लस्तीन की ज़मीन क्यों हासिल करना चाहता है, क्यों लेना चाहता है, क्यों फ़लस्तीन के लोगों को वो कत्ल कर रहा है और क्यों जुल्म हो रहा है वहाँ पर। इस चीज़ को जानने के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसका टाइटल है वाई इसराइल वांट्स पैलेस्टाइन। गाइस, अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें। चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गजा में पिछले 6 महीने से इसराइल 35,000 लोगों को शहीद कर चुका है, जिसमें बच्चे और 35,000। औरतें सब शामिल हैं। लेकिन इसराइल आखिर फलस्तीन के इस इलाके में इतना जुल्म क्यों कर रहा है? असल में यहूदियों की होली किताब तौरात में लिखा है कि एक दिन याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें इसराइल के नाम से भी जाना जाता है, जो आज सारे यहूदियों के एंसेस्टर समझे जाते हैं, वो एक दिन फलस्तीन के इलाके में सफर कर रहे थे। तो रास्ते में एक रात वो रेस्ट करने के लिए एक पत्थर पर सर रख कर सो गए, जहां उन्होंने एक ख्वाब देखा और इस ख्वाब को यहूदियों की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हासिल है। उन्होंने ख्वाब देखा कि जिस पत्थर पर वो सर रखकर सो रहे हैं, वहां पर जमीन से आसमान की तरफ एक लैडर, सीढ़ियां हैं, जिस पर बहुत सारे फरिश्ते बहुत तेजी से ऊपर और नीचे जा रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम नींद से उठे और कहा कि यही इलाका अल्लाह का असल घर है और इसी इलाके से खुदा की तरफ पहुंचा जा सकता है। तो मतलब यहूदियों के लिए फलस्तीन के इस इलाके की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसीलिए इस फलस्तीन के इलाके को हासिल करने के लिए यहूदी आज किसी भी हद तक जा सकते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के बाद फलस्तीन में जो कुछ भी हुआ उसे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके, जिसे अब तक करोड़ों लोग देख चुके। सो मस्ट वॉच दैट नाउ। पुराने जमाने में इस पूरे इलाके को फलस्तीन कहा जाता था, लेकिन यहाँ इसराइल की रियासत कायम होने के बाद ये सारा इलाका इसराइल के पास है और सिर्फ इतने इलाके में मुसलमान रह गए। फलस्तीन में मुसलमानों के इलाके भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। वेस्ट अभी इसराइल के पास 70% एरिया, फ़लस्तीन का जो असल फ़लस्तीन का एरिया जो है उसमें से 70% इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया उस पर, और 30% या फिर 25% फ़लस्तीन के पास रह गया। बैंक और ये छोटा सा इलाका गजा, फलस्तीन में मुसलमानों के इन दोनों इलाकों के आपस में कोई भी जमीनी कनेक्शन, रोड नहीं है और एक दूसरे से बहुत दूर होने की वजह से यहाँ की अवाम और गवर्नमेंट भी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। मतलब इन दोनों इलाकों में एक नहीं बल्कि दो गवर्नमेंट्स। वेस्ट बैंक में पीएलओ, जिसको काफी सेक्युलर गवर्नमेंट समझा जाता है, लेकिन गजा में गवर्नमेंट हमास के पास है, जिसे बहुत स्ट्रिक्ट समझा जाता है। फलस्तीन का इशू तो पिछले 75 साल से चलता आ रहा है और पिछले 75 साल से सारे मुस्लिम कंट्रीज की पोजीशन अब तक एक ही थी कि जब तक फलस्तीन को उसका हक ना मिले, इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करना। लेकिन आज से कुछ साल पहले यूएस के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में अमेरिका ने आहिस्ता आहिस्ता इसराइल को मुस्लिम कंट्रीज से एक्सेप्ट कराने की कोशिश की, जिसे इब्राहिमिक एकॉर्ड्स का नाम दिया गया। इब्राहिमिक इसलिए क्योंकि मुसलमान और यहूदी दोनों इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक सच्चा पैगंबर मानते हैं। अमेरिका के प्रेशर डालने के बाद अरब ममालिक ने अपनी पब्लिक के खिलाफ जाकर इसराइल को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले यूएई, बहरीन, मोरक्को, ओमान, इन सारे अरब कंट्रीज ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया और जो भी मुस्लिम कंट्री इसराइल को एक्सेप्ट कर लेती, अमेरिकन। गैस, बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। अगर हम अपने आप पे मेहनत नहीं करेंगे, दीन पे मेहनत नहीं करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। चंद मुल्कों ने जिस तरह इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया अमेरिका के ज़ोर देने पर, तो हम अपने ऊपर मेहनत नहीं करेंगे अपने कि हम अल्लाह के साथ जुड़ें, तो फिर हमसे इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ होंगी। गवर्नमेंट ने उन्हें स्पेशल एड भी दी। मतलब सूडान के इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के बाद अमेरिका ने उन्हें 1.2 बिलियन डॉलर्स का लोन दिया और उन्हें टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज की लिस्ट से भी हटा दिया। और मोरक्को के इजराइल को एक्सेप्ट करने के बाद अमेरिका ने मोरक्को के डिस्प्यूटेड इलाकों को भी एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारी मुस्लिम कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सब पर प्रेशर डाला गया कि वो भी इजराइल को एक्सेप्ट करें। कहीं से एक लॉबी तो आई थी कि जी इजराइल को रिकॉग्नाइज करें, और ऐसा लग रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा अरब मुल्क सऊदी अरब भी इजराइल को एक्सेप्ट करने ही वाला है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि सऊदी के लिए इजराइल से ज्यादा ईरान खतरा है।
اور یہ بھی پاسبل تھا کہ اگر سعودی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیتا اس کے بعد باقی ساری مسلم کنٹریز نے بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لینا۔ اس کے علاوہ پچھلے کئی ڈیکیڈز اسرائیل مسلمانوں کے علاقوں میں بہت چالاکی سے سیٹلمنٹس بنا رہا تھا، مطلب بہت ہی چالاکی سے یہودیوں کو مسلمانوں کے علاقوں میں سیٹل کرا رہا تھا تاکہ فلسطین میں یہودی زیادہ اور مسلمان کم ہو جائیں، جسے یونائٹڈ نیشنز اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی بار بار بالکل انلیگل قرار دے رہی تھی۔ لیکن اس چھوٹے سے اسرائیل کو دنیا میں کوئی بھی نہیں روک سکا۔ ان سارے چیزوں کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اب فائنلی فلسطین کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا، اور اسرائیل پچھلے 75 سال نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اور ساتھ کھڑے رہیں گے، جہاں جہاں ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوگی ہم فلسطین کے ساتھ ہوں گے، اور اسرائیل کے بالکل خلاف ہیں، اور اللہ سے بھی یہی دعا ہے کہ اسرائیل کو اس فلسطین سے نکال دیں۔ کی یہ جنگ جیت جائے گا۔ تو آخر آج سے 6 مہینے پہلے 7 اکتوبر کو غزہ کو کنٹرول کرنے والے حماس نے اچانک اسرائیل پر حملہ کر اور ان کے فائٹرز اسرائیل میں داخل ہوئے، اور وہاں انہوں نے 1130 لوگوں کو قتل کیا، اور غزہ سے باہر آلموسٹ 24 کلومیٹر کا علاقہ قبضہ کر لیا، جو اسرائیل کے سائز کے حساب سے بہت بڑا علاقہ ہے، اور 150 یہودیوں کو پکڑ کر واپس غزہ ہاسٹیج بنا کر لے گئے، جس کے بعد پوری دنیا میں یہ نیوز پھیل گئی کہ حماس نے اسرائیل پر بہت بڑا ٹیررسٹ اٹیک کیا ہے، اور کہا کہ انہوں نے بہت سارے سیویلینز اور بچوں اور عورتوں کو بھی قتل کیا ہے۔ although اس سے کچھ عرصے کے بعد حماس کے لیڈرز نے ایکسیپٹ بھی کیا کہ ان کے فائٹر سے اس حملے میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ حماس کے اس اٹیک کے بعد اب پوری دنیا اسرائیل کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اب ان کا رسپانس کیا ہوگا، جس کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو نے ٹی وی پر آ کر اعلان کیا کہ اب اسرائیل غزہ سے ایسا بدلہ لے گا جو اس سے پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں ہو۔ تو سب سے پہلے اسرائیل نے غزہ کی طرف ساری سپلائی، مطلب کھانا، بجلی، پانی سب بند کر دی، اور کچھ ہی دنوں میں وہ سارا علاقہ واپس لے لیا جو حماس نے قبضہ کیا تھا۔ جس کے بعد اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہماری لڑائی انسانوں سے نہیں بلکہ جانوروں سے ہے، اور اپنے سولجرز کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ جو بھی کرنا چاہو کرو، کیونکہ یہ تو جانور ہے۔ اور یہ سب کرنے کے لیے اسرائیل کے پاس امریکہ کا فل سپورٹ حاصل تھا، اور عرب کنٹریز کی۔ گائز، آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی میں ایک ویڈیو میں نے یہ بات سنی کہ وہ فرما رہے تھے کہ یہودیوں کی کتاب، مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی مطلب صرف یہودیوں کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، یہ سارے کے سارے حیوانوں میں شمار ہوتے ہیں، صرف انسان تم ہو، مطلب یہودی۔ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آج جو آپ لوگ یہودی جو ہو وہی انسان ہیں، باقی سب کسی دوسری قوم کے بھی ہیں تو وہ حیوان ہیں، وہ جانور ہیں۔ تو اسی طرح ہی ویڈیو میں جیسے ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ ہمیں جو ہے نا اینیمل ہی سمجھتے ہیں، وہ ہمیں جانور ہی سمجھتے ہیں، اور جانوروں جیسا برتاؤ وہ ہمارے ساتھ کر کے بھی دکھا رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ اگر مسلمان نہ ہو، کوئی اور بھی ہوں، تو ان کے لیے سب ایک برابر ہے، سب ان کے لیے جانور ہی ہیں۔ خاموشی سے بھی یہ لگ رہا کہ وہ فلسطین کے ساتھ نہیں بلکہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اسی کے ساتھ اسرائیل نے غزہ پر ایئر سٹرائکس کرنا شروع کر، جس سے غزہ میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے، اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد اسرائیل کی آرمی IDF غزہ کے اندر داخل ہوئی اور فلسطینیوں کو مارنا شروع کیا۔ اسرائیلی آرمی کو فائٹر جیٹس، ٹینکس اور ملٹری پرسنل کی وجہ سے دنیا کی سب سے طاقتور آرمیز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ساتھ کو دنیا کی بیسٹ سپائی ایجنسیز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ with 7000 ایجنٹس، یہ دنیا کی سب سے بڑی سپائی ایجنسیز میں سے ایک ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ اگر ان کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد اتنی اسٹرانگ ہے تو ان کو حماس کے اتنے بڑے حملے کی پلاننگ کا کیسے پتہ نہیں چل سکتا؟ بالکل۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے حماس اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور یہ سب ایک بہت بڑی کنسپریسی ہے، کیونکہ حماس کا کیا خیال ہے کہ اگر وہ اسرائیل پر اتنا بڑا حملہ کرے تو اسرائیل کا رسپانس اس کے بعد کیا ہو؟ جو بھی ہو، آخر اسرائیل کی فوج غزہ کے اندر داخل ہے۔ غزہ میں 3 مین سٹیز، غزہ سٹی، خان یونس اور رفح۔ تو سب سے پہلے اسرائیلی فوج نے ان تینوں سٹیز کے آپس کی کنیکشن کو توڑنے کی کوشش کی، اور پھر پوری دنیا کے سامنے فلسطینیوں پر ظلم کرنا شروع کیا، جس میں انہوں نے اب تک 35,000 فلسطینیوں کو شہید کیا، اور ابھی بھی یہ نمبر بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے ایئر سٹرائکس نے آہستہ آہستہ بہت سارے ہاسپٹلز کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا۔ اس سب کے دوران بار بار UN سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگز میں اسرائیل کے اس ظلم کے خلاف ریزولوشنز پیش ہوتی رہی، لیکن جیسے ہی کوئی کنٹری یہ ریزولوشن پیش کرے،
अमेरिका उसे वीटो करके खत्म कर दे। इस जेनोसाइड के लिए इसराइल को उसके सपोर्टर्स ने पूरी दुनिया से फुल फ्लेज सपोर्ट किया, जैसे यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन फलस्तीन के सपोर्टर्स, जिसमें सबसे बड़ी के इस जुल्म के खिलाफ रेजोल्यूशंस पेश होती रही, लेकिन जैसे ही कोई कंट्री ये रेजोल्यूशन पेश करे, अमेरिका उसे वीटो करके खत्म कर दे। इस जेनोसाइड के लिए इसराइल को उसके सपोर्टर्स ने पूरी दुनिया से फुल फ्लेज सपोर्ट किया, जैसे यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन फलस्तीन के सपोर्टर्स, जिसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अरब कंट्रीज की बनती थी और फिर बाकी मुस्लिम वर्ल्ड की, इन अरब कंट्रीज ने फलस्तीन के लिए कोई भी एक्शन नहीं उठाया। इवन वो अरब ममालिक जो इससे कई साल पहले इसराइल के खिलाफ जंगे भी लड़ चुके और हर जंग बहुत बेशर्मी से आ रहे हैं, उन्होंने भी इस बार कोई एक्शन नहीं उठाया। मीनवाइल जब सारे मुस्लिम कंट्रीज फलस्तीन के इस मसले को इग्नोर कर रहे हैं, उसी टाइम दुनिया के सारे मुसलमानों ने इसराइल के खिलाफ खुद ही एक्शंस लेना शुरू कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू हुए। ACLED की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक दुनिया में जितने भी प्रोटेस्ट हुए, उनमें से सिर्फ 14% इसराइल के हक में हुए और दुनिया के बाकी 86% प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन के हक में हुए। मुस्लिम दुनिया की आवाम ने सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक और एक्शन भी लिया। मुसलमानों ने इसराइल की कंपनीज और या इसराइल को सपोर्ट करने वाली कंपनीज का बाइकॉट करने की कोशिश की, जिनमें टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज वर कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, KFC, पेप्सी, नेस्ले एक्सेट्रा। नाउ गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी बायकॉट शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब बहुत सारी तकरीबन तमाम ही इसराइली प्रोडक्ट से बायकॉट मैंने किया हुआ है। तकरीबन जब से ये जंग शुरू हुई है उसी के ही बाद ही तकरीबन मैंने बिल्कुल कोई उसकी प्रोडक्ट्स ख़रीदी नहीं है। दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज और 2 बिलियन 200 करोड़ मुसलमान। अगर इतने सारे लोग किसी कंपनी का बाइकॉट करें तो होना तो ये चाहिए कि वो कंपनी बिल्कुल खत्म हो जाए। इस बाइकॉट से पहले तो इन कंपनीज को थोड़ा नुकसान हुआ, मतलब इनके सेल्स मुस्लिम वर्ल्ड में काफी हद तक कम हुए और स्टॉक एक्सचेंज में भी इन कंपनीज के शेयर प्राइसेस थोड़े से नीचे जाने लगे। बट सिर्फ थोड़े से नीचे जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही अरसे में हर चीज दोबारा नॉर्मलाइज होने लगी और इस बाइकॉट से इतना कोई मेजर फर्क नहीं पड़ा। अब ऐसा क्यों हुआ? इसके 2 रीजन हो सकते कि या तो दुनिया के 2 बिलियन मुसलमानों की औकात ये है कि इनके बाइकॉट करने से दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और या मुसलमानों ने सही तरह इन कंपनीज का बाइकॉट किया ही नहीं। 7 अक्टूबर के अटैक के बाद इसराइल के इतने सख्त जुल्म पर उसे सिर्फ एक कंट्री ने टेंशन में रखा और उसका नाम है ईरान, पर्शिया, जिसकी वजह से इसराइल ने दमिश्क में ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया, जिसका फिर ईरान ने फुल रिस्पांस दिया। लेकिन जब इसराइल इतनी आसानी से ये जंग जीत रहा तो उसे ईरान पर हमला करने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे भी 2 ऑप्शन। इसराइल इस वक्त बहुत स्ट्रांग होने की वजह से चाहता है कि ईरान को भी इस जंग में लेकर आए, जो इस वक्त दुनिया में बिल्कुल अकेला है, और उसकी गवर्नमेंट को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करे। और दूसरा ऑप्शन ये है, इसराइल के अंदर 3 बड़े पोर्ट्स हैं और इसराइल अपनी ज्यादातर ट्रेड इन्हीं 3 पोर्ट से करता है। इन 3 पोर्ट्स में से एक इसराइल के इस इलाके में, और एशिया से इसराइल की ज्यादा ट्रेड इसी पोर्ट के जरिए होती है। इसराइल के फलस्तीनियों पर जुल्म शुरू होते ही यमन ने ईरान की मदद से इस पोर्ट की ट्रैफिक 85% तक कम कर दी। मतलब इसराइल की जो शिप्स एशिया से ट्रेड करने के लिए पहले सिर्फ इतना टाइम लेती थी, अब उन्हें पूरे अफ्रीका को सर्कल करके इसराइल पहुंचना हो, जिससे इसराइल को इकोनॉमिकली बहुत नुकसान होने लगा। जिसके अलावा ईरान के सपोर्ट से लबनान के हिजबुल्लाह ने इसराइल को हर टाइम अलर्ट रखा हुआ है। हो सकता है इन चीजों से तंग आकर इसराइल ने आखिर ईरान पर हमला करने की कोशिश की। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इसराइल के लिए दुनिया में सबसे बड़ा खतरा कौन है, तो उन्होंने कहा The 3 threats: Iran, Iran, Iran. लेकिन अब जब पूरी मुस्लिम दुनिया इसराइल को एक्सेप्ट करने की तरफ जा रही है, तो ईरान बिल्कुल अकेला दूसरी साइड पर क्यों जा रहा है? Let's talk about Iran. Subscribe. गाइस, वीडियो जो है ना देखना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। गाइस, हम लोग बहुत ही उल्टे रास्ते की तरफ चल चुके हैं। हमें क्या करना है क्या नहीं करना, हम तो अब ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए कि हमें पता भी नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। बाज़ लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कहाँ जंग हो रही है कहाँ नहीं हो रही, और अब इस जंग में मुझे क्या करना चाहिए, फ़लानी जगह पे ये मसला चल रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे अपना दिन रात कैसे गुजर रहा है मैं उस पर भी नहीं सोच रहा हूँ।
گائز ہمیں اب یہ دیکھیں، ہم نے اس میں ویڈیو میں جیسے سنا کہ مسلمانوں نے بائیکاٹ شروع کیا تھا، اس سے ان کی اکنامکلی ان کو نقصان پہنچا تھا، ان کمپنیز کو، اسرائیل کو. لیکن کچھ ٹائم بعد دیکھا پھر وہ واپس جو ہے ان کی سیلز شروع ہو گئی، جو بائیکاٹ کیا تھا وہ ختم ہونے لگ گیا. تو ابھی بھی بعض لوگ ہیں جو کہ کر رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ ہم سب لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ سب مسلمان نہیں ہیں وہاں؟ ہمارے مسلمان بھائی نہیں مر رہے؟ ہماری مسلمان بہنیں وہاں پہ مر رہی ہیں، ان کے بھائی شہید ہو رہے ہیں، ان کے والدین شہید ہو رہے ہیں، تو ہم لوگ بالکل بھی ہمارے پہ احساس نہیں ہے اس چیز کا. گائز بہت سوچنے کی بات ہے. یہ باتیں ہم بالکل ایسی ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. گائز یہ ایسی باتیں نہیں ہیں. یہ پلیز گائز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی فل ٹائم جو ہے نا اس کا بائیکاٹ کریں اسرائیل کا. آخری بات میں یہی کرتا ہوں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کا کون سا پارٹ آپ کو اچھا لگا ہے وہ کمنٹ کر کے بتائیں. اللہ حافظ.